कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बीजों की बुआई से पूर्व उपचारित करने की विभिन्न विधियों पर जानकारी। अधिक उपज प्राप्त करने हेतु धान की फसल में कीट एवं रोगों का नियंत्रण। परवल के अधिक उत्पादन देने वाली किस्में एवं रोपाई तकनीक। किसी भी फसल से हम अच्छा लाभ तभी ले सकते हैं जब फसल विभिन्न कीट और रोगों से मुक्त हो, और ज्यादातर रोग हमारे फसल में बीजों के द्वारा ही आते हैं। ऐसे में अगर हम बुआई से पहले बीजों का उपचार कर लें तो हमारी फसल में रोग कीटों के प्रकोप की संभावना बेहद कम रहेगी। तो कैसे करें विभिन्न फसलों के बीजों का उपचार, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं बीज अनुसंधान निदेशालय कुसमौर मऊ के एक वैज्ञानिक डॉक्टर तिर्यन तिवारी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीजों के परिवर्धन से क्या तात्पर्य है। बीजों के परिवर्धन से तात्पर्य ये है कि हम अपने बीजों की क्षमता को कैसे बढ़ाएं कि वो अच्छा जमाव और अच्छे पौधे दें। और दूसरी चीज़ ये कि बीजों का परिवर्धन हम इसलिए भी करते हैं कि जो बीज हम पैदा कर रहे हैं अपनी खेती में उसको सुरक्षित रख सकें, जिससे वो रोग से कीड़ों से बचा रहे और वो अगले सीजन में जब हम उसकी बुआई करें तो अच्छा जमाव, अच्छे पौधे दे। बीजों का परिवर्धन करने के लिए 3 मुख्य विधियां हैं। पहली विधि है बीजों का प्रारंभन, दूसरी विधि है बीजों का विलेपीकरण, तीसरी विधि है बीजों का गुटिकायन। बीजों के प्रारंभन से मतलब ये होता है कि बीजों को जब हम किसी द्रव में, किसी सलूशन में, घोल में हम उनको डुबोते हैं और उनको डुबो करके किसी अवधि के लिए उन्हें छोड़ देते हैं और उसके बाद उनको निकाल करके छाया में सुखवा करके और बुआई करते हैं, तो उससे हमको उनके जमाव में लाभ मिलता है। इस कार्य को करने के लिए हम सादा जल भी प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हम बहुत से ऐसे रसायन हैं जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और भी बहुत से रसायन हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। उनका 0.2% से 0.3% तक का घोल तैयार करते हैं पानी के साथ और उसमें बीजों को 8 से 10 घंटे तक डुबोते हैं। 8-10 घंटे बीजों को डुबोने के बाद फिर उनको बाहर निकालते हैं और उन बीजों को साया में सुखाते हैं और इतना सुखाते हैं कि वो अपना जो पहले उनमें नमी थी उस स्तर पर ले आते हैं और फिर हम बीजों को रख लेते हैं। उनकी या तो तुरंत बुआई कर सकते हैं या कुछ दिन बाद भी बुआई कर सकते हैं। ऐसे बीज जिनमें प्रारंभन किया गया होता है उनमें जमाव प्रतिशत
ऐसा पाया गया है प्रयोगों के द्वारा कि उनमें जमाव प्रतिशत कम से कम 10 से 15% तक बढ़ जाता है। यह चीज़ धान के केस में भी है, गेहूं के केस में भी है। जो हमारी दलहनी फसलें हैं जैसे अरहर है, मूंग है, चना है, उड़द है, इसमें भी कर सकते हैं आप। जो दलहनी फसलें हैं जैसे सरसों है, उसमें भी आप यह प्रक्रिया कर सकते हैं। तो बीज प्रारंभन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने घर के जो बीज हैं उन बीजों को बीज प्रारंभन की क्रिया करके उसमें 10 से 15% अधिक जमाव ले सकते हैं। दूसरी चीज जो आती है बीज परिवर्धन के लिए वो होती है बीज का विलेपीकरण। बीज का विलेपीकरण मुख्यतः इसलिए करते हैं कि हम बीज को रोगों से और कीड़ों से बचा सकें। तो दोनों चीजों के लिए हम बीजों का विलेपीकरण करते हैं। बीजों का विलेपीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि विलेपीकरण करने के लिए हमारे पास एक ऐसा तत्व होना चाहिए जो बीज की जो त्वचा है, मतलब उसका सरफेस है, उसके ऊपर चिपकाने का पदार्थ होना चाहिए, चिपकने वाला पदार्थ होना चाहिए। वो पदार्थ ऐसा होना चाहिए केमिकली इनर्ट, जो कि बीज के साथ कोई क्रिया न कर सके। तो उसके लिए हमारे पास तमाम से पॉलीकोट, पॉलीलॉक करके रसायन आते हैं। और अगर कुछ भी न मिले तो जैसा कि प्रैक्टिस की जाती है राइजोबियम कल्चर बनाने के लिए, पीएसबी कल्चर बनाने के लिए, कि गुड़ या चीनी की चाशनी बना करके उसको ठंडा करके फिर उसमें कल्चर को मिला करके डाल करके मिलाते हैं और फिर बीज को उसमें डाल करके उसके ऊपर हाथ से दस्ताना पहन करके मसल देते हैं और वो कल्चर चढ़ जाता है। वो भी एक बीज विलेपीकरण की प्रक्रिया है। इसी तरीके से जैसे आप राइजोबियम कल्चर का विलेपीकरण करते हैं, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का विलेपीकरण करते हैं, उसी तरीके से हमारे पास बहुत से केमिकल हैं जिसमें फफूंदनाशक दवाएं जैसे थायरम है, कैप्टान है। कीटनाशकों में बहुत से इस तरीके से कीटनाशक हैं जो पाउडर के फॉर्म में आते हैं, बहुत से कीटनाशक हैं जो कि द्रव के फॉर्म में आते हैं। तो उनकी अलग अलग मात्राएं हैं। जैसे पाउडर के फॉर्म में है तो वो लगभग 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से, अगर द्रव हैं तो 2 से 2.5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से वो जो चिपकने वाला पदार्थ है उसके साथ मिला करके हम बीज के ऊपर चढ़ा देते हैं। अगर हमारे पास मशीन कोई नहीं है चढ़ाने के लिए तो हम हाथ में दस्ताना पहन करके और उसको बीज के ऊपर धीरे धीरे मसल करके चढ़ा देते हैं। और चढ़ाने के बाद फिर बीजों को किसी सायादार जगह पर अखबार के ऊपर या बोरों के ऊपर या सोखता पेपर के ऊपर उसको बिछा देते हैं। बीजों को छाया में ही सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको रख लेते हैं और फिर बुआई करते हैं। तीसरी प्रक्रिया जो मैंने बताया बीज गुटिकायन, ये थोड़ा एडवांस प्रक्रिया है जिसमें एक साथ बीज के साथ ही कई चीजें जब देनी हो, कीटनाशक भी देना हो, फफूंदनाशक भी देना हो, पोषक तत्व भी देना हो, तो हम बीज का गुटिकायन करते हैं। बीज के गुटिकायन में पहले हम बीज के ऊपर एक परत लगाते हैं चिपकने वाला पदार्थ, फिर हम मान लीजिए पहली परत फफूंदनाशक की कर दिए, फिर उसके बाद फिर एक फिलर मटेरियल लगाते हैं, फिलर मटेरियल लगाने के बाद फिर चिपकने वाला पदार्थ लगाते हैं और फिर कीटनाशक लगाते हैं। फिर कीटनाशक लगाने के बाद हम फिलर मटेरियल एक जो होता है आक्रिय तत्व उसको लगाते हैं, फिर हम कोई पोषक तत्व देना चाह रहे हैं तो उसको लगाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम एक ही साथ कई तत्व बीजों के साथ देना हो तो हम बीजों का गुटिकायन करते हैं। बीजों का गुटिकायन करने से उनका शेप भी, उनका आकार भी गोल हो जाता है, वो बड़े हो जाते हैं जिससे बुआई में आसानी होती है। तो लेकिन बीज के गुटिकायन के लिए एक अलग से मशीन आती है जिसको सीड कोटिंग एंड प्लेटिंग मशीन कहते हैं। अगर ये मशीन नहीं है तो ये हाथ से करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम जो है कंपनियों के भरोसे न रह करके यह काम स्वयं कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता है। ऐसा करने से हमको कोई भी बीज हम बुआई करने जा रहे हैं, चाहे वो धान का है, गेहूं का है, दलहनी फसल है, तिलहनी फसल है, तो अगर हम बीज का प्रारंभन कर देते हैं, बीज का विलेपीकरण कर देते हैं तो उससे हमको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। हमारी फसल में अच्छा जमाव होता है,
पौधे स्वस्थ होते हैं, और जब अच्छा जमाव होगा, पौधे स्वस्थ होंगे, तो निश्चित रूप से हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। जब फसल अच्छी होगी तो हमारा उपज भी बढ़ जाएगा, कोई भी फसल हो। तो मैं किसान भाइयों को यही परामर्श दूंगा कि अब आप जो है बीजों का प्रारंभन करना शुरू करें, बीजों का विलेपीकरण करना शुरू करें, जिससे स्वयं अपनी खेती को हमारे प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने किन्हीं कारणवश देर से धान की रोपाई की होगी या फिर लंबी अवधि वाली फसल ली होगी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा होगा। तो किस तरह से करें इन कीट और रोगों का नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली के एक विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. कनौजिया। किसान भाइयों, इस समय जैसे कि खरीफ की हमारी प्रमुख फसल धान की जो हमारी फसल है अपनी पौध की वृद्धि की अवस्था में है। इस समय हमें अपनी धान की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जो भी समसामयिक कार्य हैं, मुख्य रूप से कीट एवं रोग नियंत्रण इत्यादि बातों का ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें फसल में इस समय जो कीट और रोग लग रहे हैं, तो प्रमुख रूप से इस बार जो है जहाँ पर जल भराव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जड़ की सूढ़ी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो जड़ की सूढ़ी जो होती है वो पौधों की जड़ों में चिपक जाते हैं। ये सफ़ेद उबले हुए चावल के दाने की तरह के कीट होते हैं जो कि पौधे की जड़ को खाते हैं और इससे जो है पौधा हमारा सूख जाता है। तो जड़ की सूढ़ी के निदान के लिए कार्बोफ्यूरान या फ्यूरान 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम इस दवा का बुरकाव करते हैं, इसको हम पौधों पर डालते हैं, तो जड़ की सूढ़ी से जो है वो बचाव हो जाता है। किसान भाइयों, अगर धान की फसल में रोग की बात करें तो विभिन्न प्रकार के रोग जो हैं वो धान की फसल में लगते हैं। मुख्य रूप से जो एक रोग है वो खैरा है, जो कि जिंक तत्वों की कमी से होता है, जिसमें कि जो पौधे की पत्तियां हैं वो लाल लाल धब्बे धब्बे संरचनाएं होती हैं। तो जिससे क्लियर हो जाता है कि हमारे पौधों में खैरा रोग लग गया है। तो अगर हमारे पौधों में धान की फसल में खैरा रोग लग गया है तो इसके निदान के लिए 20 किलोग्राम यूरिया में 5 किलोग्राम जिंक मिलाकर और करीब 18 से 20 किलोग्राम बुझा हुआ चूना, इन सब का समावेश करके और इसके बाद अगर हम पौधे पर स्प्रे करते हैं तो खैरा रोग से जो है हमारी फसल को बचाव हो जाता है। साथ ही साथ एक और रोग जो पौधों में दिखाई देता है, जिसमें कि पत्तियां जो हैं नोक से और किनारे किनारे सूखती हुई दिखाई देती हैं, ये रोग जीवाणु झुलसा है। जीवाणु झुलसा के रोग से बचाव के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम और साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम, इन दोनों दवाओं को मिलाकर अगर हम पौधों पर छिड़काव करते हैं तो जीवाणु झुलसा यानी बैक्टीरियल ब्लाइट बीमारी से जो है हमारी फसल जो है वो बच जाती है, हमारे पौधे जो है वो स्वस्थ हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ पौधों में झोंका लगता है या झुलसा की बीमारी लगती है। इनके बचाव के लिए अगर हम झोंका की बात करें, झोंका के बचाव के लिए कार्बेंडाजिम 500 ग्राम दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और जो एक दूसरी जिसको हमने झुलसा बोला है, उसमें जो है बचाव के लिए जिंक मैग्नीज कार्बामेट या जीरम दवा 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम छिड़काव करते हैं तो हमारी धान की फसल में इस रोग से बचाव हो जाता है, हमारे पौधों का विकास अच्छा होता है और अंततः हमें जो उत्पादन अच्छा मिलता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। परवल के अधिक उत्पादन देने वाली किस्में एवं रोपाई तकनीक। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। परवल की खेती हमारे प्रदेश के कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है। अगर आप परवल की खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती के लिए उपयुक्त समय चल रहा है, लेकिन आप परवल की खेती से अधिक लाभ तभी ले सकते हैं जब इसकी उन्नत किस्मों का चुनाव करके रोपाई करते समय तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए। अतः आप परवल की रोपाई करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रही हैं एक विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता। परवल जो है एक बहुवर्षीय सब्जी में आता है, अर्थात पेरेनियल क्रॉप है। उसको एक जगह में 5 से 6 साल तक उसको रख करके फसल को उससे लाभ उठाया जा सकता है। इसको परवल को जो लगाने का समय है 15 अगस्त सबसे बढ़िया समय है, जब आद्रा नक्षत्र के बाद ही इसको लगा दे परवल को। और इसकी जो रोपाई होती है, प्रसारण जिससे होता है उसकी कटिंग द्वारा करते हैं। में है उसमें प्रमुख है राजेंद्र परवल 1, राजेंद्र परवल 2, स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक। तो इसके लिए जो मिट्टी है बलुई मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। जो नदियों की जलोढ़ मिट्टी है वो काफ़ी उपयुक्त होती है। और यह भी ध्यान दें कि वहाँ जल का निकास अवश्य होना चाहिए। जब किसान भाई जब खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी करते समय एक जुताई मई जून में कर दे, उसके बाद बरसात के शुरुआत में ही 2 जुताई करके उसमें खाद वगैरह मिलाना पड़ता है। तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद खेत तैयार करते समय मिलाए। और जब फाइनली खेत जब आपका तैयार होगा तो उसमें तत्व के रूप में 100 kg 60 और 60 kg NPK को खेत में अच्छी तरह से मिलाना पड़ता है। तो जहाँ तक नाइट्रोजन की बात हुई, उस 20 किलो जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन उसको शुरुआत में मिलाते हैं, बाकी 3 बराबर हिस्सों में उसको बांट करके उपवेशन के रूप में जड़ों के इर्द गिर्द में दिया जाता है। जड़ से अर्थात 6 सेंटीमीटर छोड़ करके उसको दिया जाता है। अब बात आई उसको खेत में लगाने का समय, तो उसके लिए हम गड्ढे बना लेते हैं। जो गड्ढे की जो है 30 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के रूप में गड्ढे बना लिए। और लगाते समय प्रति गड्ढा में 2 से 3 kg सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 किलो नीम की खल्ली, अगर नीम की खल्ली उपलब्ध ना हो तो 5 किलो जो है उसमें 5 ग्राम फ्यूराडेन डाल दे, ताकि जो उसमें जमीन से जो कीटाणु है जमीन में वो खत्म हो जाए। उसके बाद ही उसकी पौधे की रोपाई कर दे। जो आप गड्ढे तैयार किए हुए हैं ऊंचा करके उसी में उसको लगा दे। लगाने का जो समय है 15 अगस्त के बाद, जैसा मैंने बताया। और दियारा क्षेत्र में अक्टूबर नवंबर में इसको लगाते हैं, जब बरसात का पानी खत्म हो जाता है तभी उसमें लगा दिया जाता है। और किसान भाई यह ध्यान दे कि जब भी परवल का फूल जो है, दोनों नर और मादा किस्में अलग अलग पौधे पर आते हैं, तो कम से कम 10% जो है नर फूल का होना आवश्यक है। तो और इसके बाद इसमें नर की जो पहचान है वो फूल लंबा और खड़ा होता है, और मादा फूल जो होता है हल्का सफ़ेद रोएदार और थोड़ा फुला हुआ होता है, इससे उसकी पहचान होती है। से इसके प्रसारण के लिए लगभग जो हमने बताया दूरी 2 मीटर बाय 2 मीटर पौधे से पौधे की दूरी तथा कतार की कतार से दूरी होना चाहिए। और प्रति हेक्टेयर 2400 लत्तर की आवश्यकता होती है। और लत्तर का जो अमूमन जो साइज होता है 60 से 75 सेंटीमीटर लंबाई उसकी होती है। और उसको निश्चित समय रोपाई के तुरंत बाद उसकी सिंचाई करते रहें। चूँकि बलुई मिट्टी में होती है तो शुरुआत में तो उसको कई दिनों तक सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। गर्म के महीने में 5 से 7 दिनों के अंतराल पर परवल की सिंचाई करते रहें। और यह ध्यान दें कि परवल जो है उसमें फलन फूलन की अवस्था में नमी बनी रहे और अधिक पानी नहीं जमने पाए, नहीं तो परवल की लतरें जो हैं सूखने लगेंगी।
और किसान भाई जो मचान के ऊपर लगाना चाहते हैं, मचान बना करके परवल की खेती करना चाहते हैं, उसके लिए जो दूरी है 1.5 मीटर गुना 1.5 मीटर है। और इसमें जो है 4000 तकरीबन आपकी लत्तर लगेंगी, कतरन जिसको कहते हैं। और किसान भाई इसमें निकौनी की भी आवश्यकता पड़ती है, तो फूल आने से पहले आप 5 से 7 निकौनी कर दे, नहीं तो कोई खरपतवार नाशक जैसे स्टॉम्प हुआ 3 kg 1000 लीटर पानी में मिला करके रोपाई के बाद, लत्तर की रोपाई के बाद इसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। 2 दिन के बाद छिड़काव किया जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। शुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है अठिलापुर बलिया के प्रदीप पांडे ने। आपने तोरिया की बुआई पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बारिश का मौसम काफ़ी कम होने की वजह से काफ़ी किसान भाई जो अपने खेत की बुआई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर ही है। अगर तोरिया की बुआई करते हैं तो उनको जो इस फसल से जो हानि हुई है उससे बचा जा सकता है और इनको एक अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है। इसके लिए किसान भाइयों को तोरिया की जो कुछ प्रजातियां हैं जैसे PT 303 है या PT 2-25 है और इसके अलावा भवानी है टाइप 9, इन प्रजातियों का चयन करके आप चाहे तो उनका जो सबसे उचित समय है वो सितंबर तक इसकी बुआई कर दें। और तोरिया की फसल जो 90 दिन की होती है, तोरिया के उत्पादन में खाद की मात्रा है। यदि मिट्टी परीक्षण संभव न हो पाए तो असिंचित क्षेत्रों में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 20 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय प्रयोग करनी चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 20 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। फॉस्फेट का प्रयोग सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में अधिक लाभदायी होता है क्योंकि इससे 12% गंधक की भी उपलब्धता हो जाती है। फास्फोरस की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा अंतिम जुताई के समय नाई या चोंगे द्वारा बीज से 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा पहली सिंचाई टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। अधिकतम उपज के लिए 90 किलोग्राम नाइट्रोजन तक दिया जा सकता है। और अब बात करेंगे बुआई के विधि की। बुआई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर कतारों में करनी चाहिए। बुआई के बाद बीज ढकने के लिए हल्का पाटा लगा देना चाहिए। बीज ज़्यादा डाल देते हैं तो पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो विरलीकरण कम से कम बुआई के 10 से 15 दिन बाद करें, जिससे कि जो पौधे से पौधे की दूरी है 10 से 15 सेंटीमीटर उसको बरकरार रखी जा सके, जिससे आपका उत्पादन अच्छा होगा और आपको अधिक लाभ मिलेगा। अक्सर किसान भाई ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे होने पे ज़्यादा उत्पादन हो, परंतु ये एक मिथक है। आप जितना ही ऑप्टिमम होता है उतना पौधे की संख्या रखें। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है शाहपुर मुजफ्फरनगर के शिव चौधरी ने। आपने वर्तमान समय में गन्ने की फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, हम आज चर्चा करेंगे बावक गन्ने की फसल का प्रबंधन किस तरीके से करें। फसल है गन्ने की, वो कम से कम आपकी 10-12 फीट की ऊंचाई की हो गई है, तो ऐसे समय में गन्ने के गिरने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। बरसात के मौसम में हवाएं चलती रहती हैं और पानी भी बरसात के कारण पानी भी रहता है, तो ऐसे मौसम में किसान भाइयों जो हमारा गन्ना है उसके गिरने का खतरा रहता है। तो ऐसे में गन्ने की बंधाई बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वो किसान भाई जल्दी से जल्दी अपने गन्ने की बंधाई का कार्य करा लें, जिससे कि गन्ने को गिरने से आप लोग बचा सकते हैं। गन्ने की जो बंधाई का कार्य है किसान भाई, उसमें ध्यान रखने की बात यह है जो नीचे की 3-4 होती हैं तो वो सूखी पत्तियां हो जाती हैं और ऊपर का जो पार्ट हरा रहता है। जो बच्चा होता है, जो नए कल्ले निकले हुए होते हैं, छोटे कल्ले होते हैं, किसान भाइयों बंधाई के समय में वो ना बंधने पाए, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। गन्ने की बंधाई में सबसे शुरुआत में जो लाइन का गन्ना होता है, लाइन का लाइन में ही और मेढ़े का मेढ़े में ही गन्ना बंधना चाहिए। ज़्यादा दूर का गन्ना एक साथ नहीं बंधना चाहिए। और लगभग ये जो पहली बंधाई होती है जमीन से 2.5 फीट की ऊंचाई के आसपास आप लोग बंधाई
करानी चाहिए या करनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे ही बंधाई कर लेते हैं उसके 15 से 20 दिन बाद, या यूं कह लीजिए जब उसके बाद 3-4 पत्तियां ऊपर निकल जाती हैं गन्ने की, तो उस समय पर आप लोग जो 2 लाइनें होती हैं, 2 लाइनों, एक लाइन इधर की होती है, एक इधर की, दोनों लाइनों को किसान भाइयों यदि आप लोग आपस में मिला के बांध देंगे, कैंची नुमा बांध देंगे, तो गिरने का खतरा फिर कम हो जाता है। और जब ये दूसरी बंधाई में कैंची लगाते हैं किसान भाई, और तीसरी जो बंधाई होती है, तो तीसरी बंधाई में 2 महड़े एक लाइन के और 2 महड़े एक लाइन के, तो 4 महड़े हो जाते हैं किसान भाइयों गन्ने के। और 4 महड़े बिल्कुल जैसे 4 पाए के 4 पाए होते हैं, इस तरीके से मजबूत हो जाते हैं। यदि इस तरीके से गन्ने की बंधाई किसान भाई आप लोग कर लेते हैं, तो कितनी भी हवा चल जाए तो उसमें वो गन्ना नहीं गिरेगा, क्योंकि चारों तरफ से उसको सपोर्ट मिल जाती है। इस तरीके से 3 बंधाई करने पर किसान भाइयों गन्ने की जो उपज है वो बहुत अच्छी मिलती है आप लोगों को। जो किसान भाई लापरवाही करते हैं और गन्ने की बंधाई समय से नहीं करते हैं और उन किसान भाइयों का गन्ना हवा आती है गिर जाता है, तो उन किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये दूसरी बात ही है, जो गिरा हुआ गन्ना होता है किसान भाइयों, उसको उसमें चूहे की समस्या रहती है, चूहा नुकसान पहुंचाता है आप लोगों को। और दूसरी बात किसान भाइयों ये है, जब आप उसकी छिलाई करते हैं, गन्ने की जो हार्वेस्टिंग होती है, कटाई में भी आप लोगों को समस्या आती है। और दूसरी बात, जब आप लोग लोड करते हैं ट्रॉली में, भैंसा बोगी में, तो तब भी वो मुड़ा तुड़ा गन्ना होता है किसान भाइयों, तो आखिर तक आप लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। यदि आप लोग समय से गन्ने की बंधाई कर लेंगे और समय से ये सारा 2-3 बंधाई पूर्ण कर लेंगे, तो आपका गन्ना नहीं गिरेगा और इन सारी समस्याओं से आप लोग निजात पा जाएंगे। जो गन्ने की बावक फसल है या पैडी फसल है गन्ने की, उस फसलों में जो बेल आप लोगों की होती है, कस्क्यूटा स्पीशीज का ये प्लांट होता है, तो इसमें जो बेल होती है वो शुरुआत से ही उगती है, लेकिन शुरुआत में किसान भाई गन्ने में इंटरकल्चर करता है तो उस टाइम पर निकालता रहता है, निकल जाती है। लेकिन कुछ पौधे गन्ने के जो महड़ों के बीच में होते हैं किसान भाई, वो छूट जाते हैं किसी कारण से, तो वो बाद में जैसे ही बरसात का सीजन शुरू होता है वो बहुत तेजी से फैलता है और तेजी से फैलकर वो गन्ने के काफ़ी एरिया को कवर कर लेता है और वो ज़्यादातर गन्ने पर लिपट के चलता है। और ऊपर जो जितना भी एरिया होता है किसान भाइयों, पत्तियों का जो होता है पूरा का पूरा झुंड सा बना लेता है। तो इस तरीके से उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। किसी गन्ने के खेत में बेल की समस्या है और हवा आ जा रही है, अगर कुछ कम एक जगह को गिरना होता है तो बेल के कारण वो एक दूसरे से लिपटा होता है गन्ना, तो किसान भाई वो सारा का सारा एक साथ गिर जाता है और उसको किसान भाई उठा भी नहीं पाते हैं। इंटरकल्चर तो सबसे बेस्ट उपाय है इसका, क्योंकि उखाड़ते जाइए, जो भी आप लोगों को बेल का पौधा अपने खेत में दिखे तो उसको उखाड़ देना चाहिए। किसान भाई यदि इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो गन्ने की फसल से ज़्यादा उत्पादन आप लोग ले सकेंगे और आप लोगों को इस गन्ने की फसल से बहुत अधिक फायदा होगा। धन्यवाद। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। शरदकालीन गन्ना की खेती पर जानकारी। अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु संवर्धन विधि द्वारा आलू की खेती पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।